क्योंकि राजस्थान में 3 नंबर का पेपर क्वेश्चन आता है, 4 का आता है, 6 का आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो सीधा ही बोल दें कि भैया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पर लिखिए क्या है ये। लिख आप दोगे, आप भी लिख दोगे, जिसने जिसने ठीक ठाक पढ़ा है वो भी लिख देगा, क्योंकि इसमें कुछ बहुत मुश्किल है नहीं। आप आर्टिकल 23 आप भी लिखोगे, आर्टिकल 23 वो भी लिखेगा, आर्टिकल 24 आप भी लिखोगे, आर्टिकल 24 वो भी लिखेगा। फर्क किस में आएगा? केस लॉ। अगर आप यहाँ पर केस लॉ लिख दोगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे बाकियों से। ठीक है, तो अपने को ये टॉपिक को प्री के हिसाब से तो पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक प्री में ही पूछा जाता है ज्यादातर। बट इतना भी पढ़ना है कि अगर ये टॉपिक हमसे मेंस में आता है तो हम इसको लिख सके, और इतना अच्छा लिख सके कि हम बाकियों से ज्यादा नंबर लेकर आए। अब आते हैं टॉपिक। ये जो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, इसमें एक्चुअली में दो बातें बोली गई हैं। पहला, कोई भी इंसान को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर, मेल फीमेल किसी भी पर्सन को लेकर। दूसरा, बच्चों को लेकर। दूसरा, बच्चों को लेकर। ये जो इन्होंने पहली बात बोली है कि किसी को भी लेकर, तो इन्होंने बोला है कि भैया कोई भी इंसान हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसका किसी भी तरह से कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। अभी शोषण का कॉन्सेप्ट क्या है साहब? साहब आप उससे बंधुआ मजदूरी नहीं करवाओगे, आप उससे स्लेवरी नहीं कराओगे, पोस्ट लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? इंसानों को बेचना खरीदना। अब वो किसी भी पर्पज से हो सकता है। कोई एक इंसान दूसरे इंसान को खरीद रहा है, क्यों? ताकि वो उसके घर पे काम कर सके। किसी भी पर्पज से, वो चाहे सेक्सुअल पर्पस हो, चाहे उसके घर पे काम करने के लिए हो, या फिर सिर्फ इसीलिए खरीद रहा है। अगर इसलिए भी खरीद रहा है ना कि उसको मजा आता है कि वो इंसानों को खरीद सके, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। खरीदना, बेचना, इंसानों की खरीद फरोख्त करना, उसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। हालांकि आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो पार्ट है वो आपके आईपीसी और बीएनएस के अंदर डिफाइंड है। अगर आप देखेंगे तो आईपीसी के सेक्शन 370 के अंदर, 370 के अंदर, मेरे हिसाब से 370 ही है ना, उसमें डिफाइंड है। बट वो बहुत वाइड है। अपने को बस इतना ध्यान रखना है, इंसानों की खरीद फरोख्त। तो इन्होंने जो ये पहला, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 23, इसमें तो इन्होंने इतना लिखा, या इनका मेन पर्पस था कि भाई किसी भी इंसान का, किसी भी उम्र का हो, वो कोई भी हो, उसका किसी भी तरह से बंधुआ मजदूरी, उसका किसी भी तरह से शोषण ना हो। ठीक है साहब, इन्होंने यहां लिखा। दूसरा जो है आर्टिकल 24, जो है बच्चों को लेकर, कि कोई भी ऐसा बच्चा, ध्यान देना, संविधान के लिए बच्चे का मतलब है 14 साल। राइट टू एजुकेशन पढ़ा था कल, राइट टू एजुकेशन पढ़ा था। बताओ, राइट टू एजुकेशन के अंदर जो बच्चों का अधिकार है वो कितनी उम्र से कितनी उम्र के बच्चों का है? राइट टू एजुकेशन कितनी कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चों को मिलता है? ये राइट टू एजुकेशन किन बच्चों के लिए है? हाँ, 6 से 14 साल। तो संविधान के अंदर बच्चे कितने साल के हैं? 14 साल तक के। यही बात इन्होंने यहां लिखी। गुड। कि आर्टिकल 24 जो है वो ये कहता है कि वो सब बच्चे जो 14 साल तक के हैं, उनका भी आप, जैसे अपने कह सकते हैं ना, फैक्ट्रीज, या फिर जो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो रिस्की जगहें हैं, जहां पर खतरा हो सकता है, वहां पर उनको नौकरी नहीं करवाई जाएगी। ये उनका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार का मतलब, अब एक बार अपने कंसेप्ट पे चल रहे हैं, पढ़ना जितना है वो इतना नहीं पढ़ना है, एक बार कंसेप्ट पे आते हैं। कि मौलिक अधिकार का मतलब है कि भाई स्टेट की ये ड्यूटी है, स्टेट ये ध्यान रखेगा कि किसी का भी बंधुआ मजदूरी ना हो। स्टेट ये ध्यान रखेगा कि कोई भी बच्चा फैक्ट्रीज में काम करता ना पाया जाए, कोई भी बच्चा रिस्की जगह पर काम करता ना पाया जाए। और उस चीज के लिए स्टेट कानून भी बना सकता है, और बनाता भी है। बनाता भी, चाइल्ड लेबर एक्ट बनाता है, या आपका बंधुआ मजदूरी के अंदर मान लीजिए आईपीसी के अंदर सेक्शन लिखता है, और ऐसे कानून भी बनाए गए हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। आपका जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है वो दो आर्टिकल का है, एक है आर्टिकल 23, एक है आर्टिकल 24। जो आर्टिकल 23 है वो डायरेक्टली फोर्स्ड लेबर या बंधुआ मजदूरी को बैन करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया कौन से आर्टिकल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है, कौन से आर्टिकल में फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड है? आर्टिकल 23। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो ये बोलता है कि भैया जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज में, माइंस में, इन सब में काम नहीं करवाया जाएगा? आर्टिकल 24। उसके बाद आर्टिकल 24 किन बच्चों के लिए है? सभी बच्चे जो 14 साल तक के हैं। ध्यान देना, आर्टिकल 24 6 से 14 के लिए नहीं है,
सभी बच्चे जो 14 साल तक के हैं, उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं। ये कुछ एक क्वेश्चन है जो प्री में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं अपने, एक बार मैं आपको थोड़ा समझा दूं, फिर अपने इसके बाद मुद्दे पे आएंगे। अब आते हैं अपने आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के अंदर दो पार्ट है। पहला वो पार्ट जो फंडामेंटल राइट बताता है क्या, कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन shall not be subject to forced labor, begging, human trafficking, ये सब नहीं होगा, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स। उसके बाद इन्होंने बोला इट्स प्रैक्टिस shall be made punishable। जो आर्टिकल 23 का पहला पार्ट है उसने तो ये बोला कि भैया बेगिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बंधुआ मजदूरी है, ये सब प्रतिबंध, प्रोहिबिट होने चाहिए, कोई कर ही ना सके, और अगर कोई करता है तो आप उसको पनिश करवाइए। सेम लाइक अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी को प्रतिबंध, प्रोहिबिट करवाइए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको, उसके लिए आप कानून बनाइए, उसकी पनिशमेंट को लेकर। इतना ही इन्होंने यहां बोला कि आर्टिकल 23(1), ये क्या है, आर्टिकल 23(1), कौन सा आर्टिकल बंधुआ मजदूरी को प्रोहिबिट करता है, 23(1), ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और किन चीजों को ये प्रतिबंध करता है या प्रोहिबिट करता है आर्टिकल, सर हर चीज को, ये जब इन्होंने लिख दिया ना यहाँ पे, ये हर चीज को, कुछ भी ऐसा जो शोषण की कैटेगरी में आप ला सकते हो, बंधुआ मजदूरी, किसी से भीख मंगवाना, किसी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब खरीद फरोख्त करना, ये सब, या इसके जैसा कुछ भी है जिसमें शोषण है। आर्टिकल 23 एक इवन स्टेट को, राज्य को, यह भी कहता है कि आप इस चीज को लेकर कानून बनाइए और इसको पनिशेबल कराइए। इसीलिए ही तो कानून बने इन चीजों के ऊपर। तो वो जो कानून है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, संवैधानिक है। कहां से आते हैं वो कानून, 23(1) से। बट अब दिक्कत आ गई, क्या इन्होंने ये लिख तो दिया कि भैया बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी मतलब कंसेंट चाहिए आपको, अगर मेरे से काम करवाना है तो मेरी कंसेंट चाहिए। अब बात ये तो कि ठीक है साहब कंसेंट चाहिए, सपोज आज देश में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो जाए और लगे कि यार पाकिस्तान भारी पड़ रहा है, हालांकि कभी हो नहीं पाएगा ऐसा कि पाकिस्तान भारी पड़ जाए, बट चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई पाकिस्तान भारी पड़ रहा है, सब लोग भाग जाएं, सब लोग के हम तो नहीं काम कर रहे, हम तो जा रहे हैं देश छोड़ के, लड़ लो जिसने लड़ना है। और सरकारों को लगे कि यार ये क्या हो रहा है, कि अगर लोग अपने ही देश के लिए, अपने ही घर के लिए लड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे। ये बात कानून बनाने वालों को भी पता है कि यार अगर अपने ने लोगों को इतना कर दिया ना कि तुम काम करो ना करो तुम्हारी इच्छा है, तो फिर वो इंसान सेल्फिश भी तो है ना, कि वो काम वही करेगा जिसमें उसको फायदा हो। जहां लगेगा कि उसका नुकसान है, सोसाइटी का हो सकता है उसमें फायदा हो, पर जहां उसको ये लगेगा कि उसका नुकसान है वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए एक और बात लिखी गई कि भैया राज्य तुमसे काम करवा सकता है। यहां भले ही कहा गया है कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुमसे काम नहीं करवाया जा सकता, पर इसी के साथ इन्होंने एक और बात लिख दी 23(2), स्टेट के पास ये पावर है, कंपल्सरी सर्विस अंडर फॉर पब्लिक पर्पस, लोगों के हित के लिए कंपल्सरी सर्विस। जैसे मान लो आज देश में कानून बना दिया जाए कि 2 साल, हर 2 साल हर इंसान को 2 साल आर्मी में देने पड़ेंगे, वो ये नहीं कह सकता मैं तो नहीं देता, नहीं साहब, पब्लिक पर्पस। सरकार ये बोल दे कि जो भी आदमी, कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है, उसको 1 साल, जो नहीं ये सड़कें बनाने का काम होता है उसमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो नहीं करता, नहीं साहब पब्लिक पर्पस है। बस ये बोला गया है कि स्टेट इस चीज में भेदभाव नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा कि भैया फलानी जाति के लोग इसमें काम करेंगे फलानी के नहीं। अब ध्यान देना,
अब ध्यान देना, क्योंकि अब लिखने का काम हो गया है बंद, अब आएगा समझाने पे। आपका आर्टिकल 23 जो है वो सबसे पहला आर्टिकल, मतलब एक्सप्लॉइटेशन या शोषण को लेकर पहला आर्टिकल है, जो मेन दो बातें बोलता है। एक, कि भैया किसी का शोषण नहीं होगा, भीख, बंधुआ मजदूरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब प्रतिबंध की जानी चाहिए, और मतलब प्रोहिबिट की जानी चाहिए, क्या प्रोहिबिटेड है, और अगर इसको लेकर कोई भी ऐसा कुछ करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। ये एक था, एक्सप्लॉइटेशन को लेकर डायरेक्टली इन्होंने लिखा। फिर उन्होंने क्या किया, इनको ये पता लगा कि यार अपने अगर ये कह देंगे कि तुम्हारी कंसेंट चाहिए, तुम्हारी कंसेंट के बिना तुमसे कोई काम नहीं करवा सकता, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। लोग तो सिर्फ वही काम करेंगे जिसमें उनका फायदा है। कभी अगर स्टेट को, राज्य को उनकी जरूरत पड़ गई तो। फिर उन्होंने लिखा दूसरा, भैया ठीक है, तुमसे तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवाया जा सकता, पर राज्य करवा सकता है, स्टेट करवा सकता है। स्टेट तुम्हारे ऊपर कंपलसरी सर्विस का प्रावधान लगा सकता है, और किस इंटरेस्ट में, पब्लिक पर्पस के लिए, मतलब समाज की इच्छा। बट इसमें यह भी कहा गया कि स्टेट उस कंपलसरी सर्विस लगाने के अंदर भेदभाव नहीं करेगा, कि ये कह दिया जाए कि फलानी जाति के लोग जो है वो 2 साल आर्मी में जरूर देंगे, फलाने धर्म के लोग जो है वो, ऐसा कुछ नहीं। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास। एक चीज ध्यान रखना, जेंडर नहीं लिखा है इन्होंने इसमें। जेंडर के आधार पर भेदभाव कर सकते हो, क्यों? क्योंकि सर कुछ नौकरियां होती हैं जो सिर्फ मेल कर सकता है, और कुछ नौकरी ऐसी होती है जो सिर्फ फीमेल कर सकती है। अब मान लीजिए सरकार को कुछ ऐसी नौकरी है जिसके अंदर सरकार को है कि यार ये नौकरी फीमेल अच्छे से कर पाएगी। सपोज कि भाई मान लो, ये ले लो आपका जुडिशरी, जुडिशरी को लेकर सरकार को लेकर कि यार जो लेडीज है ना, जो फीमेल है वो ज्यादा अच्छे से कर सकती है नौकरी, ऐसी सरकार को मानो लग जाए, और सरकार बोलते कि यार फीमेल को हर 2 साल कोर्ट्स में जरूर दो, उनको बोलो कि आपको 2 साल कोर्ट में सर्विस देनी पड़ेगी। फीमेल समझाने में अच्छा होती हैं, फीमेल चीजों को सेटल करवाने में, सेटलमेंट करवाने में अच्छा होती हैं, तो उनको हो सकता है। अब वहां बोल दो अच्छा भैया मेल मेल क्यों नहीं कर सकता, फीमेल को क्यों है, तो बोलेंगे भैया देखो 23(2) हमको नहीं रोकता, हम जाति के आधार पर नहीं आ रहे, हम धर्म के आधार पर नहीं आ रहे, हम तुम्हारे किसी भी अस्तित्व के आधार पर नहीं आ रहे, हम आ रहे हैं तुम्हारे जेंडर के आधार पर। तो जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। अब पहला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का आर्टिकल 23(1) क्या बोलता है? 23(1) है जो ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, ये सबको प्रतिबंध करता है। 23(2) जो है स्टेट पूछ सकता है वो, कि कौन सा आर्टिकल जो है स्टेट को ये पावर देता है कंपलसरी सर्विस। 23(2) क्या ये पूछता है वो, क्या जो कंपलसरी सर्विस है उसके अंदर स्टेट भेदभाव कर सकता है? नहीं कर सकता। इन 4 ग्राउंड पे नहीं कर सकता, पर जेंडर के आधार पर कर सकता है, कि कोई कंपलसरी सर्विस सिर्फ मेल के लिए निकाली जा सकती है, कोई कंपलसरी सर्विस सिर्फ फीमेल के लिए निकाली जा सकती है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। इसका केस लॉ है, केस लॉ भी अपने करेंगे, पर पहले इसका कंसेप्ट समझ लें। यस, कोई भी डाउट था कि फिर एक बार मैं लिखवा दूं आपको, फिर अपने आगे बात करेंगे इस पे। लिखवा दूं, लिख लोगे? अब लिखवा दूं क्या? हाँ भाई, डिक्टेट करवा दूं? इसमें केस लॉ है, पर केस लॉ भी अपने आखिरी में करेंगे। एक ही केस लॉ है जो आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों पे चल जाएगा। आपसे वो कुछ भी पूछ ले, आप वो केस लॉ लिख देना। हाँ जी, लिखवा दूं? चलो लिख लो फिर, लिख लो। मतलब वैसे तो अपना तीसरा फंडा, तीसरा काइंड है, तो लिख लो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
आर्टिकल 23 अब इसमें लिख लो। इसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डाल दो। आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जो है राइट अगेंस्ट, आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, deals with right against exploitation. Article 23 and 24 of Constitution of India deals with right against exploitation. अब इसमें लिखिए आर्टिकल 23, ऐसे लिख के आर्टिकल 23, फिर इसमें लिखो प्रोहिबिशन, आर्टिकल 23 फिर लिखो प्रोहिबिशन ऑन forced labor, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगिंग, ऐसा लिख दो प्रोहिबिशन ऑन फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बैगिंग। अब इसमें लिख दो आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibits forced labor, FORCED, forced labor, begging, human trafficking and other forms of similar task. Article 23 of Constitution of India prohibits forced labor, begging, human trafficking and other forms of similar task, and also provides that it shall be made punishable, full stop। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैगिंग ये क्या होता है ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना इतना कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत कंटेंट है अपने पास। फिर उसमें लिखिए आर्टिकल 23 क्लोज 2, ये तो आपने आर्टिकल 23 सीधा लिख दिया। इसमें लिखिए आर्टिकल 23 क्लोज 2 प्रोवाइड्स दैट state state shall have the power state shall have the power state shall have the power to impose compulsory service for public purpose. State shall have the power to impose compulsory service for public purpose. Full stop. State shall not discriminate. State shall not discriminate on ground only of religion, race, caste, or class. Article 23, Clause 2 provides that state shall have the power to impose compulsory service for public purpose. Full stop. State shall not discriminate on ground only of religion, race, caste, or class. नहीं कुछ भी लिख दो। आर्टिकल 23 क्लोज में प्रोहिबिट्स, बैगिंग लिख दो, बैगर लिख दो, फोर्स्ड लेबर, बैगिंग, बैगिंग वर्ड यूज कर दो, चलो एक ही बात है। एक मिनट यार, ठीक है एक बार लिख लो, बता दो मेरे को। चलो अब कंटिन्यू करें। अब इसमें लिखो आर्टिकल 23 लिख दिया, अब इसमें थोड़ा बहुत और लिख लो कि आर्टिकल 23 ऑफ आर्टिकल 20 सीधा लिख दो, आर्टिकल 23 अप्लाइज टू बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, नागरिक और दोनों को लगता है आर्टिकल 23 अप्लाइज टू बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। अच्छा इसमें मैं आऊंगा अभी। रुचि ये जो आपने बोला ना, मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या कहना है कि भाई ये कह रहे हैं भाई विदाउट पेमेंट, इस पे ना अभी अपने केस लॉ लिखेंगे, तो इसमें क्या है अपने कई चीजें बात करेंगे अभी, इसलिए मैंने बोला कि अभी ये तो अपने ने बेसिक कवर किया, इस पे एक केस लॉ है जिस केस लॉ के अंदर कई बातें हुई हैं, ठीक है तो अभी अपने आ जाएंगे। आर्टिकल 23 अप्लाइज टू बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, फुल स्टॉप। अब आते हैं आपके मुद्दे पे। देखो क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं ना उसमें हम पता क्या पढ़ रहे हैं कि भाई हम ये कह रहे हैं, हो सकता है आप में से किसी को ऐसा हो कि यार हम ये कह रहे हैं कि यार किसी से फ्री में काम करवा रहे हो सिर्फ तभी ये प्रोहिबिट कर रहा है। नहीं जी ऐसा नहीं है, बंधुआ मजदूरी का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है फ्री में काम करवा रहे हो, नहीं, आप उसको पैसा दे रहे हो पर उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हो। लिख देता हूं मैं,
आप उससे पैसा दे रहे हो पर उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हो, अगेंस्ट कंसेंट, मतलब उसकी इच्छा नहीं है फिर भी काम करवा रहे हो, ये क्या होगा? पोस्ट लेबर। उसके बाद आप उससे फ्री में काम करवा रहे हो, चलो ये तो है ही। आप साहब उसको कम पैसा दे रहे हो। ये जो हम लेबर लॉ में मिनिमम वेजेस, सरकार नहीं टाइम टू टाइम मिनिमम वेजेस बताती है कि कम से कम इतना पैसा तो दिया ही जाएगा, क्यों बताती है? कि भैया इससे कम नहीं दोगे तुम। तो जो मिनिमम वेजेस है उससे कम दे रहे हो, जिसको हम बोलते हैं लेस पे। तो ये क्या है साहब? साहब ये भी क्या आएगा? ये आएगा, क्या नाम है आपका, फोर्स लेबर में। आप फ्री में काम करवा रहे हो, चलो ये तो आएगा ही फोर्स्ड लेबर में। ठीक है, बैगिंग जो आप, जिसको आप बोल रहे हो बैगिंग, कि भाई बैगिंग शैल बी प्रोहिबिटेड, तो ये है कि भाई किसी और को, आप किसी और को भीख मांगने में नहीं लगा सकते हो, या कोई बंदा भीख नहीं मांग सकता कि भाई भीख मांग रहा है कि मेरे को पैसा दे दो, वो है बैगिंग। एक मिनट, हाँ, इन शॉर्ट, अरे यार, ठीक है। उसके बाद बैगर, जिसको अपने बोलते हैं बेगार, जिसको ये बोलते हैं बेगार। एक तो हो गया बैगिंग, एक होता है बेगार। बेगार के केस के अंदर इनका ये मतलब होता है कि किसी और से काम करवाना और फ्री में काम करवाना, किसी और से काम करवाना और फ्री में काम करवाना, ये सब। इन शॉर्ट इसमें सब कुछ आता है। जब हम आर्टिकल 23(1) लिखते हैं ना कि भैया आर्टिकल 23(1) आपका फोर्स लेबर, बैगिंग, बैगर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इसके जैसे, जैसे हम बोले ना इसके जैसे, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो हमने लिखा, तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि भाई इसके वर्डिंग पे बहुत ज्यादा रिजिड मत रहना, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ कवर है। बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो, फ्री में काम करवा रहे हो, कम पैसा देके काम करवा रहे हो, इच्छा के विरुद्ध काम, सब कुछ आर्टिकल 23(1) में प्रोहिबिटेड है। ये है आपका आर्टिकल 23(1). ये ठीक है, मैं इस पे केस लॉ लिखवा दूं, लिख लो। लिख लो भाई फटाफट, केस लॉ लिख लो। इन पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982, इसमें लिखो। इस केस के अंदर इन पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 23(1) को इंटरप्रेट करते टाइम, इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, interpreting Article 23 of Constitution, the Honorable Supreme Court held that Article 23 shall apply in following conditions. Sorry, shall also apply in following conditions. Interpreting Article 23 of Constitution of India, the Honorable Supreme Court held that Article 23 shall also apply in following conditions. Number one, if a person is compelled to do, if a person is compelled to work without consent, compelled to work without consent. Number two, if a person is compelled to work without remuneration. Number three, if a person is compelled to work on less remuneration. अब वो कैसे भी हो, चाहे तो आप उसको मार पीट के काम करवा रहे हो, चाहे उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका फायदा उठा रहे हो। मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं किसी के पास जाता हूँ, भैया काम दे दो, उसको पता है कि यार इसकी मजबूरी है, काम तो दे दूंगा पर दिन के 10 रुपए दूंगा, अब मेरे को यार कुछ नहीं है तो चलो ये ठीक है, कैसे भी। अब वो ये नहीं कह सकता कि सर मैंने इसको कंपेल थोड़ी किया था, मैंने इसको मारा पीटा थोड़ी, इसको धमकी थोड़ी दी। नहीं सर, आपने भले ही नहीं दी, पर आपको ये तो पता था ना कि आप इससे कम पैसे में काम करवा रहे हो, आपको ये तो पता ही था कि भाई इसकी मजबूरी है और कोई काम मिल नहीं रहा।
और आप इसको काम दे रहे हो तो आपको लगेगा अगर मैं ही काम दे रहा हूँ और तो कोई दे नहीं रहा तो मैं बहुत ही कम पैसा दूंगा। तो इसलिए ये बात बोली गई कि भाई अगर आप किसी को कंपेल कर रहे हो टू डू वर्क बिना उसकी कंसेंट के या फिर बिना पैसे के या फिर कम पैसे के, और वो आप चाहे कैसे भी कंपेल करवा रहे हो, डरा के, धमका के, मार के, पीट के, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस का फायदा उठा के, कैसे भी ये आर्टिकल लगेगा। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। ठीक है, अब चलें आगे बात करें। अब लिखो आर्टिकल 23(1) और 23(2) तो लिख ही दिया था अपने ने। अब लिख लो, इसके बाद लिख लो आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 तो सीधा सा छोटा सा है कि एनी चिल्ड्रन या एनी पर्सन below the age of 14 years shall not be employed in factories, mines, hazardous employment, risky employment जो होते हैं। लिख लो भाई। अब इसमें लिखो आर्टिकल 23 तो लिख चुके हो, केस लो भी लिख दिया, सीधा लिखो उसके बाद आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 उसकी हेडिंग डाल दो प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट of children, prohibition on employment of children। इसमें लिखो any child below the age of 14 years shall not be employed in factories, mines और एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। कोई भी बच्चा जो 18-14 साल से कम है वो फैक्ट्रीज, माइंस या हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरह का हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है उसमें नहीं उसको रखा जाएगा, मतलब एम्प्लॉय किया जाएगा। इस पे भी यही केस लॉ है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982। इसमें लिख लो इन पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यूनियन ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982, it was held that कंस्ट्रक्शन साइट, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं होती, कंस्ट्रक्शन साइट्स इज ए फॉर्म ऑफ हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। जो कंस्ट्रक्शन के जो जहाँ पे भी हो रही होती है वो भी एक हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, रिस्की एम्प्लॉयमेंट है। फुल स्टॉप। स्टेट शैल टेक ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स, स्टेट शैल टेक ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। स्टेट को एक आ गया कि भैया आप बनाइए, कानून बनाइए इन चीजों को लेकर, जितना हो सकता है उतने। स्टेट शैल टेक ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिवेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। अब ध्यान देना, दोबारा रिपीट करना हो तो बता देना, अब ध्यान देना। ये टॉपिक मैंने जितना आपको लिखवाया, मैंने आपको इसलिए लिखवा दिया इतना, रीजन बीइंग इज कि अगर कभी ना कभी उसने मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है बताओ, जो ऑब्वियस इजी सा क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर को बनाना होगा तो उसको कोई समय नहीं लगेगा। इतना ही तो लिखना है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम लिख देते हैं, हम 23(1) भी लिख देते हैं, 23(2) भी लिख देते हैं, 24 भी लिख देते हैं। दिक्कत क्या आती है? केस लॉ। अब हमसे पहले वाला भी वैसे का वैसा ही लिखता है। अब हमारे को कितने नंबर मिलेंगे? जो एक एवरेज नंबर उसने पहले वाले को दिए होंगे। अब बात आती है, सपोज हमने